हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी है पतंग वाला, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। गली रामनाथ में एक ही पेड़ था। वह बरगद का पेड़ पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच से निकला हुआ था। अली की पतंग उसकी टहनियों में फंस गई थी। फटी कमीज पहने छोटा सा अली नंगे पैरों से गली में लगे पत्थरों को पार करता हुआ अपने दादा के पास पहुंचा। उसका दादा अपने पिछवाड़े के आंगन में धूप में बैठा हुआ ऊँग रहा था। दादा जान, लड़के ने पुकारा, मेरी पतंग गई। बूढ़ा दादा अपने स्वप्न से झटके से जगा। उसने अपना सिर उठाया। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी, जो कि बुर्राक सफ़ेद होनी चाहिए थी, लाल दिख रही थी, मेहंदी में रंगे होने की वजह से। क्या माचा टूट गया? बूढ़े ने पूछा। पहले जैसी डोर अब कहाँ मिलती है। नहीं नहीं दादा जान, मेरी पतंग बरगद में फंस गई है। बूढ़ा जोर से हंसा। तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना सीखना है अभी मेरे बच्चे। मुश्किल तो यह है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें सिखा नहीं सकता, पर तुम्हें एक नई पतंग ज़रूर दूंगा। उसने उसी समय पतले कागज़ और रेशम की एक नई पतंग बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी थी। गुलाबी रंग की हरे पुछल्ले वाली पतंग। बूढ़े ने वह पतंग अली को दे दी और अली ने अपने नन्हे पंजों के बल उचक कर दादा का पोपला मुंह चूम लिया। इस पतंग को नहीं खोऊंगा, उसने कहा। चिड़िया जैसी उड़ेगी यह पतंग। और अपनी एड़ियों पर घूम कर कूदता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। बूढ़ा धूप में बैठा सपने देखता रहा। उसकी पतंगों की वह दुकान कब की खत्म हो चुकी थी। एक कबाड़ी ने वह जगह खरीद ली थी। अपना दिल बहलाने के लिए वह पतंगे अभी भी बनाता था, जिससे उसके पोते का भी फायदा होता था। बहुत ही कम लोग अब पतंग खरीदते थे। बड़े तो इसे बहुत ही मामूली चीज़ मानते थे और बच्चे पैसा पाने पर सिनेमा देखना पसंद करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पतंग उड़ाने के लिए कोई खुली जगह ही नहीं रही। जो खुला घास का मैदान पुराने किले से लेकर नदी किनारे तक फैला था, उस सारे मैदान को शहर निकल गया था। बूढ़े को वह पुराना ज़माना याद आता था, जब बड़े बड़े लोग पतंग लड़ाते थे। पतंगे आसमान में तेज़ी से घूमती थी और झपटा मारती थी, एक दूसरे के धागे में फंसकर खींचती जाती थी, जब तक कि एक पतंग कट नहीं जाती थी। फिर वह हारी हुई कटी पतंग अपने धागे से मुक्ति पाकर नीले आसमान में पता नहीं कहाँ चली जाती थी। बाजियाँ लगती थी और पैसे हाथ बदलते थे। उस समय पतंगबाजी शाही शौक था। बूढ़े ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और इस राजसी शौक में समय बिताते थे। तब लोगों के पास समय था, जो कि वह नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज़ के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों ना हो। आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं उम्मीदों की गर्मी के लिए। किसी के पास समय नहीं है। नाजुक चीज़ों जैसे पतंग उड़ाना या आंख बंद कर सुनहरे सपने देखना पैरों तले रौंद दी जाती है। जब वह जवान था तो महमूद पतंग बनाने वाले के नाम से सारे शहर में जाना जाता था और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंगे उन दिनों में 3 या 4 रुपए तक भी बिकती थी। एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने एक बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसी किसी ने कभी उस जिले में नहीं देखी थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज़ के गोलाकार टुकड़े एक हल्के बाँस के फ्रेम से जड़े थे। हर गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया गया था, जिससे संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज़ का गोला एक तरफ को फूला हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिसमें आँखों की जगह 2 छोटे गोल शीशे जड़े थे। गोले सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहराते से थे, और पतंग ऐसी लगती थी मानो कोई सांप सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट को ज़मीन से ऊपर उड़ाना बड़ी कला का काम था। सिर्फ महमूद ही उसे हवा में उड़ा सकता था। सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था और कहने लगे कि वह पतंग तिलिस्मी है। जब नवाब साहब के सामने उड़ाने के लिए वह पतंग पेश की गई, तब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई। पतंग ज़मीन से उठी नहीं, बस कागज़ के गोले ने एक रुआसी व शिकायत भरी सरसराहट की। हिलने से पतंग की आंखें, जो कि शीशे की बनी थी, सूरज की रोशनी में चमक उठी और पतंग एक जानदार चीज़ सी लगने लगी थी।
फिर सही दिशा से हवा आई और ड्रैगन काइट आसमान में उड़ गई। इधर उधर झटपटाते हुए वह ऊपर उड़ने लगी, ऊंची और ऊंची। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखें शैतानी सी चमकने लगी। जब वह बहुत ही ऊपर उठ गई तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोरों का झटका लगने लगा। महमूद के लड़के ने चरखी को संभाला। पतंग जोर मारती रही। वह टूट कर निकलना चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रस्सी टूट गई। पतंग सूरज की तरफ लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी और फिर आंखों से ओझल हो गई। वह पतंग फिर कभी नहीं मिली और महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया था। वह बिल्कुल जीती जागती चीज़ हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बनाकर दी। जब वह हवा में उड़ती थी तो वायलिन बजने की सी आवाज़ आती थी। वे आराम भरे खुले दिन थे। अब नवाब साहब कुछ साल पहले मर चुके थे और उनके वारिस काफ़ी गरीब थे, करीब करीब महमूद जैसे। किसी ज़माने में पतंग बनाने वालों को आश्रम देने वाले लोग होते थे, जैसे कवियों को लोग सहारा देते थे। पर अब महमूद को गली में कोई जानता ही नहीं था। गली में अब इतने लोग रहने लगे थे कि उन्हें पड़ोसियों के मिजाज पुरसी का समय न था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता था तो सारा पड़ोस आकर उसकी तबीयत पूछता था। अब जब उनके दिन पूरे होने को आए थे, कोई कभी मिलने नहीं आता। सच तो यह भी था कि उनके पुराने दोस्त अब सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्रदार हो चुके थे। एक तो पास के गैरेज में काम करता था, दूसरा पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय वह वहीं था और फिर वापस यहाँ रिश्तेदारी में नहीं आ सका था। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे, वे खुद अब जवान थे और मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी याददाश्तों के लिए समय नहीं था। वे एक तेज़ी से बदलती और होड़ भरी दुनिया में बड़े हुए थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बरगद, दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे। उन्होंने तय कर लिया था, ये दोनों ही हमेशा के लिए इस तरह से जुड़े ज़रूर थे। पर हल्ला गुल्ला मचाती, माथे से पसीना बहाती आम आदमी की दुनिया जो उनके लिए आसपास थी, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब लोग बरगद के पेड़ तले जमा होकर अपनी समस्याएं और अपनी योजनाओं के बारे में बात नहीं करते थे। सिर्फ गर्मियों में कभी कभार कड़ी धूप से बचने के लिए वहाँ खड़े हो जाते थे। पर वो छोटा लड़का था ना, महमूद का पोता, महमूद का बेटा, पास ही काम करता था। महमूद उस छोटे लड़के को जाड़ों की धूप में खेलते हुए देखता था और जैसे एक तंदुरुस्त पौधा रोज़ कुछ नई पत्तियां निकाल कर बढ़ता है, वैसे ही अली भी महमूद की आंखों के सामने बढ़ रहा था। पेड़ों और आदमियों में बहुत कुछ एक जैसा है। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, अगर हमें कोई चोट ना पहुंचाए, भूखा ना रखे या काट ना डाले। जवानी में हम अपनी शान से देखने वालों की आंखों में चमक ले आते हैं, बुढ़ापे में कुछ झुकने लगते हैं। हम टूटती शाखाएं, थके हाथ पैर धूप में फैलाते हैं और फिर एक लंबी सांस खींचकर अपने आखिरी पत्ते बिखेर देते हैं। महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ सा था। उसके हाथ भी झुर्रियों भरे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बरगद की जड़ों की तरह।